नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस बैच में। लास्ट क्लास में हमने किसकी बात किया था? आई होप आपको याद होगा किसकी बात किया था हमने। और यूनिट 2 में हमने कौन कौन से राइटर की बात कर ली है। लास्ट क्लास में हमने अलेक्जेंडर पोप की सटायर की बात किया था, रेप ऑफ द लॉक की। रेप ऑफ द लॉक कितने कैंटोज में है, कैंटो 1 में कितनी लाइन्स हैं, रेप ऑफ द लॉक मॉक हीरोइक पोएम कैसे है, मॉक हीरोइक पोएम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और इनके साथ साथ जो है हमने जो मेन क्वेश्चंस रेप ऑफ द लॉक से अभी तक पूछे गए हैं उन सब की बात कर लिया था। आज हमारे साथ जो राइटर हैं जिसकी आपको जो है आपके जो सिलेबस का पार्ट है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, वो एक पोएट हैं। और पोएट में एक स्कूल शुरू हुआ था पोएट्री का जो है 18th सेंचुरी में, जिसको ग्रेव यार्ड पोएट्स कहा जाता है, ग्रेव यार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री कहा जाता है। और आज हम उसी ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री की बात करेंगे। और ग्रेवयार्ड पोएट्री के स्कूल में अगर हम सबसे पहले राइटर की बात करें कि पहला राइटर कौन आएगा उस ग्रेवयार्ड पोएट्री में, तो ग्रेवयार्ड पोएट्री में जो पहला राइटर आएगा उसका नाम है थॉमस ग्रे। राइट, थॉमस ग्रे का नाम आएगा नंबर 1 पर। क्यों आएगा कि थॉमस ग्रे आज है 18th सेंचुरी में इतना प्रोमिनेंट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हिज एलिजीज। राइट, ही इज बेसिकली नोन फॉर हिज एलिजीज। मुख्य रूप से उसका नाम ही एलिजी के लिए जाना जाता है। राइट, 18वीं शताब्दी में ही जो है जन्म होता है और 18वीं शताब्दी में ही उसकी डेथ होती है। 1716 में जन्म है और 1771 में उसकी मृत्यु है। मतलब कि उसने लगभग जो है प्राइम फेज जो था 18th सेंचुरी का उसको कवर किया है। राइट, थॉमस ग्रे को जो है कौन सा पोएट बोलते हैं? ग्रेवयार्ड पोएट बोलते हैं। नंबर 1 पर ये बात है, ग्रेवयार्ड पोएट कहा जाता है। या ये ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री जो है जिसको चर्चयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। चर्चयार्ड पोएट या ग्रेवयार्ड पोएट कहा जाता है। और एक्चुअली बहुत सारे राइटर्स थे ऐसे जिन्होंने थीम ही चुनी थी ग्रेव। ग्रेव मतलब होता है सीरियस, सीरियस टॉपिक्स पर पोएम लिखते थे। और उस सीरियस टॉपिक में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता था वो होता था मोर्टालिटी एंड इमोर्टालिटी, नश्वरता और अमरता। तो ऐसी पोएम्स जो नश्वरता और अमरता की बात कर रही थी, जो सीधे कब्र की बात कर रही थी, मरने की बात कर रही थी, बहुत पेसिमिस्टिक मूड में लिखी जाती थी, वो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो लोग उन्हीं को चूज करते थे और उन्हीं पर लिखते थे। एक दो पोएट नहीं, बहुत सारे पोएट्स थे उस पूरे मूड के ही जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के थे। और उनकी पोएट्री को क्या कहा जाता है? उनकी पोएट्री को जो है बेसिकली एलिजी कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि एलिजी क्या होता है? राइट, एलिजी क्या होता है? तो एलिजी इज अ पोयम या एलिजी इज अ सीरियस पोयम। आप ये कह सकते हो कि एलिजी सीरियस पोयम होती है, या ये भी कह सकते हो कि एलिजी इज अ मेडिटेटिव पोयम। एलिजी जो है मेडिटेटिव पोयम होती है, चिंता की क्या जो है विचारात्मक पोयम होती है। और किस पर होती है ये? राइट, सीरियस पोयम या मेडिटेटिव पोयम किस पर होती है? इट टॉक्स अबाउट मोर्टालिटी। राइट, इट टॉक्स अबाउट मोर्टालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। संसार जो है वो नश्वर है, सब कुछ यहाँ पर एक दिन खत्म हो जाएगा, सब कुछ समाप्त होना है, वो मोर्टालिटी है। और कहने का मतलब ये है कि एलिजी जो होती है ये
डार्क पीरियड ऑफ लाइफ की बात करती है। डार्क पीरियड ऑफ लाइफ की बात करती हैं, जिंदगी के आज जो है होपफुल डेज की नहीं, ऑप्टिमिस्टिक डेज की बात ना करके ये बात करती है हमेशा सीरियस डेज की बात करती हैं, आदमी के जो डेथ की बात करती हैं। बहुत सारी एलिजीज लिखी गई हैं और उसमें जो फेमस एलिजी हैं, राइट, फेमस एलिजी में से एक ये एलिजी है जो है टॉमस ग्रे की, जो आपके सिलेबस में है। फिर से आप एलिजी की डेफिनेशन सुन लीजिए कि एन एलिजी इज अ सैड पोएम यूजुअली रिटेन टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सॉरो फॉर समवन हु इज dead. Although a speech at a funeral is a eulogy, you might later compose an elegy to someone you have loved and lost to the grave. Right? किसी व्यक्ति को जिसको आपने लव किया है और जो आपका बहुत खास है और अब वो नहीं रहा, आप उस पर जब प्रशंसा के गीत लिखते हो तो वो एलिजी होती है। एक टर्म यूलॉजी भी होता है। यूलॉजी फ्यूनरल के टाइम पर गाया जाने वाला गीत है, एक ऐसा गीत है जो किसी के फ्यूनरल पर, अंतिम संस्कार पर गाया जाता है और इसमें उस व्यक्ति की प्रशंसा ही की जाती है, उसके जो है गुणों का बखान किया जाता है यूलॉजी में। एलिजी एक ऐसी पोएम होती है जो ग्रेवयार्ड के बाद लिखी जाती है, जो फ्यूनरल के बाद लिखी जाती है, इन द मेमोरी ऑफ दैट पर्सन। और अगर हम फेमस एलिजीज की बात करें इंग्लिश लिटरेचर में, तो सर फिलिप सिडनी की डेथ पर एक एलिजी लिखी गई थी, नाम था उसका एस्ट्रोफल। सर फिलिप सिडनी की डेथ पर लिखा गया था, ऑन द डेथ ऑफ सिडनी बाय एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ये एक एलिजी थी। और अपार्ट फ्रॉम दिस एक एलिजी का नाम आपने और सुना होगा, लिसिडस, जिसको मिल्टन ने लिखा था ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। राइट, एडवर्ड किंग फ्रेंड था मिल्टन का और उसकी डेथ हुई थी। लिसिडस ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग बाय मिल्टन। राइट, और एक तो एलिजी ये हो गई। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एलिजी लिखा था जो है पीबी शैली की डेथ पर कीट्स ने, और उस एलिजी का क्या नाम था, अडोनाइस। On the death of Keats, by P.B. Shelley। फिर एक एलिजी आई इन मेमोरियम। इन मेमोरियम ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हॉलम। आर्थर हेनरी हॉलम बाय टेनिसन। राइट, और उसके बाद एक एलिजीआई थारेसिस। थारेसिस on the death of Arthur Hughes Clough by अर्नॉल्ड। राइट, तो ये सब इंपॉर्टेंट एलिजीज हैं
इंग्लिश लिटरेचर में, और आपके पेपर में इन पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एलिजीज है। एलिजीज आर सैड सॉन्ग्स sung in praise of, in memory of a friend or in a memory of a person whom you know या knew very well, जिसके बारे में आप पहले से बहुत अच्छा जानते थे। आप उसकी डेथ पर उसके कमेमोरेशन में जब गीत लिखते हो उसी को एलिजी कहा जाता है, राइट। अगर हम एलिजी की शुरुआत की बात करें तो एलिजी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, एक एलिजिया, वहां से आया है, राइट। ग्रीक वर्ड है एलिजिया। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कभी कभी कि इसका सोर्स कहाँ है, किस भाषा से ये शब्द लिया गया है। तो ELEGEIA ये वर्ड है एलिजिया, और ग्रीक वर्ड है, और अंग्रेजी में इसका मतलब होता है लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है रोना, लैमेंट का मतलब होता है बिलाप करना। तो ये ग्रीक वर्ड है लैमेंट करना, रोना। और जब किसी की डेथ पर, राइट, कोई रोता है तो जो कविता बनती है उस कविता को ही, उस पोएम को ही एलिजी कहा जाता है, राइट। ओरिजिनली जो है एक मीटर होता था जिसको एलिजियाई कपलेट कहा जाता है, राइट। और उसी एलिजियाई मीटर में एलिजी लिखना शुरू हुआ था। बता देता हूं आपको एलिजियाई मीटर क्या होता है, लेकिन ये सारी चीजें आप नोट डाउन करिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में आपको निश्चित रूप से मदद करेंगी, हेल्प करेंगी। राइट, एलिजी was initially written in a meter in a stanza form, और उस स्टेंजा फॉर्म को एलिजियाई कपलेट कहा जाता था। कपलेट का मतलब आपको पता है, कपलेट मीन्स कपल, 2 लाइन्स होती हैं एलिजियाई कपलेट में, और 2 लाइन में जो पहली लाइन होती है वो हेक्सामीटर की होती है, और दूसरी लाइन जो होती है वो पेंटामीटर की होती है। हेक्सामीटर और पेंटामीटर भी आपको बताया जा चुका है। पहली लाइन हेक्सामीटर की और दूसरी लाइन पेंटामीटर की होती है, वो एलिजियाई कपलेट होता है। The form was felt by the ancients to contrast the rising action of the first verse with the falling quality in the second. और एलिजियाई कपलेट जो है ये ओल्डेस्ट ग्रीक फॉर्म है इपोडिक पोएट्री का, और फिर वहां से रोमन एलिजी आती है, और लाइक मेनी ग्रीक फॉर्म्स एलिजी वाज अडॉप्टेड बाय द रोमन्स फॉर देयर ओन लिटरेचर। The fragments of Ennius contain a few couplets and scattered verses attributed to Roman public figures like Cicero and Julius Caesar। तो यह जो है ग्रीक से रोम में आती है, रोम से इटली में, और इटली से जो है इंग्लैंड में अवतरित हो जाती है। ये पूरा एलिजी का फॉर्म हेक्सामीटर और पेंटामीटर की लाइंस में, जिसको कपलेट कहा जाता है। और इसी फॉर्म में जो है नियो क्लासिकल पीरियड में काम होना शुरू होता है। द फॉर्म रीच इट्स जेनिथ विद द कलेक्शन ऑफ टिबियालस एंड जो है प्रोपिटियस एंड सेवरल कलेक्शंस ऑफ ओविड। ओविड जो है एक लैटिन पोएट ही था। क्लियर? आइए आते हैं आपकी उस पोएम पर जो आज के आपके सिलेबस में है, एलिजी
written in a country churchyard. ये है पूरी टाइटल, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थोड़ा पोएम के बारे में बता देता हूं और फिर पोएम के लाइंस पर आते हैं। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे की पोएम है। 1751 में पब्लिश हुई थी। 1750 में उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया था, 1750 में, और 1751 में ये सबसे पहली बार छपी थी। पोयम की ओरिजिन क्या है, कहां से इसकी शुरुआत है, ये बिल्कुल नहीं पता है, परंतु एक बात यह है कि एक पोएट था जिसका नाम था रिचर्ड वेस्ट, राइट। रिचर्ड वेस्ट की डेथ 1742 में हुई थी। एक ये पोएट का नाम था रिचर्ड वेस्ट, राइट। रिचर्ड वेस्ट डाइड इन 1742, 1742 में उसकी डेथ हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि ये एलिजी जो है थॉमस ग्रे की इसी पोएट रिचर्ड वेस्ट से ही इंस्पायर्ड थी, इसी के से इंस्पायर्ड होकर के लाइंस लिखी थी, राइट। ओरिजिनली जो इसकी टाइटल थी उसका नाम था स्टेंजाज रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड, राइट। ओरिजिनल टाइटल इसकी थी स्टेंजाज रोट इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये इसकी जो है ओरिजिनल टाइटल थी 1750 में, राइट। 1750 में ये लिखी गई थी, ओरिजिनल टाइटल थी, राइट। द पोएम वाज कंप्लीटेड व्हेन ग्रे वाज लिविंग नियर सेंट गाइल्स पैरिश चर्च एट स्टोक्स पोक्स। और उसके बाद जो है जब उन्होंने एलिजी कंप्लीट की तो इस एलिजी को उन्होंने एक अपने फ्रेंड थे उनके, जो एक नॉवलिस्ट भी थे, उनका नाम था होरेस वेलपोल। उन्होंने एलिजी कंप्लीट करके अपने फ्रेंड होरेस वेलपोल के पास भेजी थी और उन्होंने ही इसको लंदन के लिटरेरी सर्कल में जो है पॉपुलराइज कर दिया। ग्रे को जबरदस्ती इस पोएम को 1551 में छपवाना पड़ा, राइट, इन ऑर्डर टू प्रीएम्प्ट अ मैगजीन पब्लिशर फ्रॉम प्रिंटिंग एन अनलाइसेंस्ड कॉपी ऑफ देम, राइट। और इसलिए छपवाना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पब्लिशर इसको पहले ही छाप दे बिना लाइसेंस के। इसलिए जब इतनी पॉपुलर हो गई, होरेस वेलपोल ने इसको पॉपुलर करा ही दिया, तो इनको मजबूरी में इस पोएम को 1751 में छपवाना पड़ा, राइट। पोएम जो है अपने आप में ही हमने आपको बताया कि एक एलिजी है, नाम से तो एलिजी है बट फॉर्म से एलिजी नहीं है, राइट। नाम से एलिजी है बिकॉज जो थीम है वो सैड वाली है, सैडनेस की थीम है, सॉरोफुलनेस है, डेप्थ मेडिटेशन तो है, बट ये फॉर्म में एलिजी नहीं है। और जब हम ये कह रहे हैं कि फॉर्म में एलिजी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये एलिजियाइक कपलेट में नहीं लिखी गई है। एलिजियाइक कपलेट का मतलब कि हेक्सामीटर लाइंस फॉलोड बाय पेंटामीटर लाइंस, ऐसा नहीं है, उस फॉर्म में इसको नहीं लिखा गया है। इट implies a style similar to that of contemporary odes। लिखी किस स्टाइल में गई है, तो एलिजी की स्टाइल में ना लिख करके
उस समय जो सबसे फैशनेबल पोएट्री का फॉर्म था वो था ओड। उसी ओड के फॉर्म में इसको लिखा गया है, जो इसका ओड के फॉर्म में लिखा गया है। और काम क्या करता है पोएम ये, राइट, ये जो है मेडिटेशन है ऑन डेथ एंड रिमेम्बरेंस आफ्टर डेथ, राइट। पोएम में है क्या, बेसिक जो थीम है इसकी वो ये है कि द पोएम इज अ मेडिटेशन ऑन डेथ एंड पोएट इज अ रिमेम्बरेंस आफ्टर डेथ। मरने के बाद मेडिटेशन ऑन डेथ, meditation on death and remembrance after death। रिमेम्बरेंस आफ्टर डेथ ये मेन थीम है इस पोयम की, रिमेम्बरेंस आफ्टर डेथ और जो है मेडिटेशन ऑन डेथ। ओड के फॉर्म में इसीलिए है। और पोयम जो है क्या आर्ग्यू करती है कि रिमेम्बरेंस जो है किसी की याद अच्छी भी हो सकती है और किसी के बारे में याद खराब भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, राइट। और जो इसका नैरेटर है उसको कंफर्ट किस बात में मिलता है, जब वो उन लोगों के बारे में सोचता है जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, उन गांव के लोगों के बारे में सोचता है जिनकी कब्र वहां पर बनी हुई है। मतलब यह है कि एलिजी जनरली किसी पार्टिकुलर के नाम पर ही लिखी जाती है, किसी पर्टिकुलर के डेथ पर लिखी जाती है, लेकिन ये एलिजी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं लिखी गई है, किसी पर्टिकुलर पोएट पर नहीं लिखी गई है, बल्कि ये एलिजी गांव के जितने भी लोग जो रस्टिक पीपल थे, जो शेफर्ड्स थे, जिनकी डेथ हुई थी, जिनकी कब्र उस चर्चयार्ड में बनी हुई है जहां पर पोएट विजिट कर रहा है, वो सब एज अ होल इसको इंस्पायर करते हैं पोएट्री को लिखने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड is not an elegy on a single or individual, but it is an elegy on the death of, on the grave जो है graves of a number of rustic people, right। गांव के देहात के बहुत सारे लोगों की जो डेथ हुई है उन सब की याद में इस कविता को लिखा है टॉमस ग्रे ने, राइट। द पोएम जो है इसी के बारे में है। और वैसे भी दो वर्जन्स हैं पोएम के, स्टेंजाज और एलिजी, और दोनों जो है डेथ को अलग अलग अप्रोच करते हैं। पहले में एक बहुत स्टोइक रिस्पॉन्स है डेथ का, लेकिन जो दूसरा वर्जन आता है उसमें एक एपिटाफ होता है which serves to repress the narrator's fear of dying। अंग्रेजी साहित्य में जितने एलिजी अभी तक लिखी गई है उसमें इसको सबसे बेहतरीन एलिजी कहा जाता है। एलिजी बहुत ही जल्दी बहुत पॉपुलर हो गई थी, तब से लेकर के ये कई बार छपी है, कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया है और बहुत सारा क्रिटिसिज्म और प्रेज दोनों मिला है मिस्टर टॉमस ग्रे को। एक्चुअली टॉमस ग्रे इतने ज्यादा दुखी थे क्यों कि उन्होंने गांव के हर व्यक्ति की डेथ को देखते हुए, उनकी मोर्टालिटी को देखते हुए पोयम लिख दिया। फैक्ट ये था कि टॉमस ग्रे की जो लाइफ थी ना, इट वाज सराउंडेड बाय लॉस एंड डेथ, राइट। नुकसान और मौत के अलावा इनकी जिंदगी में कुछ था ही नहीं, बहुत सारी इन्हीं चीजों से सराउंडेड थे। और मेनी पीपल हुम ही न्यू डाइड पेनफुली एंड अलोन। ये समस्या थी कि इनके साथ के बहुत सारे लोग, इनके जानने वाले बहुत सारे लोग अकेले में और बहुत पेनफुली दुख में मरे थे और इसलिए ये दुखी बहुत थे, राइट। 1749 में क्या हुआ था, सेवरल इवेंट्स अकर्ड दैट कॉज्ड ग्रेस डिस्ट्रेस। बहुत सारी ऐसी घटना घटी जिससे जो है टॉमस ग्रे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। 7 नवंबर 1749 में एक ग्रे की आंट थी मैरी ऑन्ट्रोबस, उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ ने फैमिली को पूरी तरीके से
झकझोर करके रख दिया, डिवस्टेट करके रख दिया। हर व्यक्ति उनके जो है मौत से दुखी था। और इतना ही नहीं, द लॉस वॉज कंपाउंडेड अ फ्यू डेज लेटर बाय न्यूज दैट हिज फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड होरेस वेलपोल हैड बीन ऑलमोस्ट किल्ड बाय 2 हाईवेमैन, जिसको उन्होंने एलजीबाद में भेजा, उन पर हमला हुआ था और ऐसे भी न्यूज फैलाई गई कि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट मार ही दिए गए थे लेकिन बच निकले। तो एक तो आंट की डेथ, दूसरे फ्रेंड पर हमला, इन सारी चीजों ने इनको बहुत दुखी कर दिया था। यद्यपि वेलपोल बच गए थे एंड लेटर जोक्ड अबाउट द इवेंट, द इंसिडेंट डिसरप्टेड ग्रेस एबिलिटी टू परसू हिज स्कॉलरशिप। हुआ ये, नतीजा ये हुआ कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए और थॉमस ग्रे और उनकी जो राइटिंग एबिलिटी थी वो पूरी तरीके से, स्कॉलर की जो एबिलिटी थी वो पूरी तरीके से धीरे धीरे जो है शिफ्टिंग करना शुरू कर दी, धीरे धीरे जाना शुरू कर दी। और इन्हीं दोनों घटनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी एलिजी लिखी, जिसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। राइट, एलिजी जो इन्होंने कंट्री के, गांव के, देहात के चर्च यार्ड में बैठ करके लिखा, उसका नाम रख दिया कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। और पहले उसी का नाम था स्टेंजाज रोथ इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो उन्होंने कंट्री के चर्चयार्ड में बैठ करके लिखा था। तो राइट, तो ये था पोयम के बारे में पूरी चीजें। अब मैं आपको पोयम पढ़ाना शुरू करता हूं और पोयम जो है आप अपने अपने जो है सॉफ्टवेयर पर गूगल से ओपन कर लीजिएगा या आप उसका प्रिंट ले लीजिएगा। वैसे एक दिन मैं भी सारी पोएम्स का एक प्रिंट बना करके, पीडीएफ बना करके आपको अपलोड करवा दूंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू कंसल्ट योर जो है टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट जिस पर आप काम कर रहे हो, जिस पर आप लाइव होते हो। और जब तक आपके हाथ में पोएम नहीं होगी तब तक समझ में नहीं आएगा। द रेप ऑफ द लॉक की लाइंस मैंने नहीं करवाई थी, और इसलिए नहीं करवाई थी क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट पहली बात तो नहीं है, और दूसरी बात है कि द रेप ऑफ लॉक जो है इट कंटेन्स 148 लाइंस, जो फर्स्ट कैंटो आपको करना था। और इतनी लेंथी पोएम अगर है तो उसको यहाँ पर करवाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये बीए की क्लास नहीं है। यहाँ पर हर पोएम की लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी, एक एक वर्ड फॉर वर्ड पढ़ाया जाएगा। थोड़ा टास्क, थोड़ी परफॉर्मेंस आपको भी करना है, कुछ आप भी करिए। आप एक पोएम को जो है खुद से भी पढ़ सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। क्लियर? आइए टेक्स्ट पर हम आते हैं पोएम के। पोएम मैंने बताया कि एलएसआई कपलेट में तो नहीं लिखी गई है, लेकिन ये आयम्बिक पेंटामीटर में जरूर लिखी गई है। राइट, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। और जब मैंने आपको आयम्बिक पेंटामीटर का एग्जाम्पल दिया था तो इसी की सबसे पहली लाइन से शुरू किया था, द कर्फ्यू टॉल्स द निल ऑफ द पार्टिंग डे। कर्फ्यू टॉल्स द निल ऑफ द पार्टिंग डे। पार्टिंग डे का मतलब दिन बीत चुका है, और कर्फ्यू टॉल्स, कर्फ्यू जो है बेल है और वो बज रही है कि अब दिन ढल चुका है, मतलब जिंदगी खत्म हो चुकी है, और इसलिए अब जिंदगी की जो घंटी है वो बजना शुरू हो गई है। राइट, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवरली, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। शाम हो गई है, शाम होने वाली है, बेल बज गई है शाम की, इसलिए जो हर्ड है, जो झुंड है शीप का या जो काउज का, नाउ दे आर रिटर्निंग टू होम। और जो प्लोमैन है, प्लोमैन हैज आल्सो फिनिश्ड हिज वर्क, और अब वो भी अपने घर की तरफ लौटना शुरू कर दिया है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। वेरी वे का मतलब है बहुत थका हुआ है। राइट, यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है वेरी वे में, जिसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट बेसिकली होता क्या है कि जब हम किसी का एडजेक्टिव किसी और को ट्रांसफर कर दें,
किसी और का एडजेक्टिव किसी और को ट्रांसफर कर दें तब उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का बदला कर देना, बदल देना। जैसे आप फिल्म देखते हो, कुछ फिल्म्स अच्छी होती हैं, कुछ फिल्म्स खराब होती हैं। आप लौट करके आते हो, बोलते हो बहुत बोरिंग मूवी थी। क्या थी? बहुत बोरिंग मूवी थी। अब मूवी कैसे बोरिंग हो सकती है? बोर तो आप हो रहे थे ना, आपने मूवी को अपना वाला ट्रांसफर मूवी को दे दिया है, राइट। एक्चुअली यू वर बोरिंग, आप बोर हो रहे थे। यू वर बोरिंग, आप बोरिंग थे कि मूवी बोरिंग थी? आप मूवी के वजह से बोर हो रहे थे, तो बोर होने का काम आपका था और आपने कह दिया मूवी बोरिंग थी, राइट। ये ट्रांसफर कर दिया। आपको रात में नींद नहीं आई तो आप सुबह के बोलते हो कि टुडे आई हैड स्लीपलेस नाइट। क्या था? स्लीपलेस नाइट। अरे नाइट कहां सोती है? स्लीपलेस तो आप थे, आपने कह दिया स्लीपलेस नाइट है। वैसे ही यहां पर जो वर्ड दिया है वेरी वे, राइट। रास्ता कैसा है? थका हुआ। वेरी माने टायर्ड, एग्जॉस्टेड, और वे माने थका हुआ, राइट। अब रास्ता थका हुआ नहीं है, यद्यप उस रास्ते पे जो चलने वाला आदमी है वो थका हुआ है। जो प्लोमैन है वो थका हुआ है, इसलिए बहुत धीरे धीरे चल रहा है। आप कहते हैं ना रास्ता नहीं कट रहा है, तो उस टाइप की यहाँ पर सिचुएशन है और वो वेरी वे हो गया है। और ये जो है फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। और द प्लोमैन होमवर्ड plots his weary way and leaves the world to darkness and to me। और अब हुआ ये है, मैं तो यहाँ पर बैठा हूं और पूरी दुनिया और मैं दोनों ही डार्क में हैं, दोनों ही अब अंधेरे में हैं। Now fades the glimmering landscape on the sight। जो दूर से रोशनी आ रही थी वो भी धीरे धीरे फेड होना शुरू कर दी है। And all the air a solemn stillness hold। और अभी तक जो हवा चल रही थी वो भी बहुत सोलम माने सीरियस हो गई है और सीरियस होकर के रुक गई है। Save where the beetle wheels his droning flight and drowsy tinklings lull the distant folds। Save that from yonder heavy mantle tower the mopping owl does to the moon complain of such as wandering near her secret bower molest her ancient solitary reign beneath those rugged elms that you trees may shade where heaps the turf in many a mouldering heap each in his narrow cell forever laid the rude forefathers of the helmet sleep। अजय स्लीप यहाँ पर रूड फोरफादर्स बोलता है उन लोगों को, उन अपने पूर्वजों को जो पहले गांव में थे। दे वर नॉट सिविलाइज्ड बट दे वर द रस्टिक पीपल एंड दे आर स्लीपिंग हियर इन द ग्रेवयार्ड, राइट। द रूड फोरफादर्स ऑफ द हैमलेट। हैमलेट माने गांव, स्लीप माने सोते हैं, यहां पर सब सो रहे हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ incense breathing morn, the swallow twittering from the straw built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn no more shall rouse them from their lowly bed। अब कहता है कि अगर सुबह भी हो जाए, सुबह की भीनी भीनी खुशबू वाली हवा भी चलनी शुरू हो जाए, शालो ट्विटरिंग फ्रॉम द straw built shed, और ट्विटर की आवाज, चिड़िया के चहान चहाने की आवाज भी जो है घोंसलों से आना शुरू हो जाए। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गा भी बोलना शुरू कर दे, और द इकोइंग हॉर्न, या दूर से हॉर्न की ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगे। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, और ये सारी चीजें उन लोगों को, उनके लोली का मतलब होता है नीचे, लो के बाद लोली, बेड से कभी जगा नहीं सकती, उनको कभी भी सो रहे हैं, वो परमानेंटली स्लेप्ट हैं, उनको जगा नहीं सकती। न तो क्लैरियन कॉल जगा सकता है, कॉक्स क्लैरियन, न तो मॉर्निंग की इंसेंस ब्रीज, और न तो वो ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड्स, राइट, चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, कोई भी उनको जगा नहीं सकता है। क्यों नहीं जगा सकता है? फॉर देम नो मोर द ब्लाजिंग हर्थ शैल बर्न,
उनके लिए अब मॉर्निंग नहीं होगी, उनके लिए दोपहर नहीं होगी, और कोई भी उनके लिए क्या होगा कि चहचहाएगा नहीं, कोई भी उनको खिलखिलाएगा नहीं, खिलखिला नहीं सकता है, सूर्य उन पर अपनी रोशनी नहीं डाल सकता है। और बिजी हाउसवाइव्स प्लाइज हर इवनिंग केयर, नो चिल्ड्रेन रन टू लिस्प देयर सर्स रिटर्न और क्लाइंब हिज नीज द इनवाइट किस टू शेयर। कोई भी छोटा बच्चा अब उनके पास दौड़ करके नहीं जाएगा कि चलिए आ गए हैं पिताजी या बाबा जी, कोई भी उनको किस नहीं लेगा, कोई भी उनके घुटनों का सहारा नहीं बनेगा, उन पर चिपकेगा नहीं। आफ्ट डिड द हार्वेस्ट टू द सिकल यील्ड, अक्सर क्या होता था कि जो हार्वेस्ट होती थी उनके सिकल हंसिए से जब वो चलाते थे तब गिर जाया करती थी, काट लिया करते थे वो। देयर फरो ऑफ द स्टबर्न ग्लीव हैज ब्रोक, हाउ जोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम ऑफ लीड। कितना खुश थे वो जब वो अपनी टीम के साथ काम करते थे फील्ड में। हाउ बाउट द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक। अब कहते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके पेपर में आ भी सकती है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। उनकी यूजफुल टॉयल को, जो उन्होंने बहुत मेहनत किया था, उस यूजफुल टॉयल को एम्बिशन से मारिए नहीं, उसको खत्म नहीं करिए। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी obscure. No grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. पुअर लोग थे, वो गरीब लोग थे, और उनका इतिहास कोई पढ़ना नहीं चाहता, उनका इतिहास कोई जानना नहीं चाहता। The short and simple annals of the poor, annals मन इतिहास, short और simple उनका कोई जानना नहीं चाहता। The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. सब कुछ है दुनिया में, बहुत पावर है, बहुत पैसे हैं, बहुत वेल्थ है, लेकिन सब जो है उस इनएविटेबल आवर, उस मौत की प्रतीक्षा में है, जो निश्चित रूप से आनी है। कब आएगी ये तो पता नहीं, लेकिन निश्चित आएगी ये बात सबको पता है, राइट। और ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि बोलता है द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। सारे जो ग्लोरी का पाथ है, जो रास्ता है जो आपको ग्लोरियस बनाता है, जो आपको महान बनाता है, वो सारे रास्ते कहाँ जाते हैं? वो सारे रास्ते ग्रेव तक ही जाते हैं, उसके आगे कोई रास्ता नहीं जाता। कितने भी बड़े मंत्री बन लीजिए, नेता बन लीजिए, टीचर बन लीजिए, हिटलर बन लीजिए, गांधी बन लीजिए, राइट, कुछ भी बन लीजिए, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लीजिए, अंबानी बन लीजिए, अडानी बन लीजिए, होगा अंत में क्या? ऑल द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। दुनिया के सारे रास्ते ग्रेव पर आकर के समाप्त हो जाते हैं, वहीं पर आकर के रुक जाते हैं, वहां से आगे नहीं बढ़ते। नॉर you proud impute to these the fault, if a memory over their tomb no trophies raise, where through the long drawn aisles and fretted walls the pealing anthem swells the note of praise. Can storied urn or animated bust back to its mansion call the fleeting breath? Can honored's voice provoke the silent dust, और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ? वो अब नहीं है इस दुनिया में। कोई भी फ्लैटरी, कोई भी चापलूसी क्या उनको जगा सकती है? कोई भी ऑनर, कोई भी सम्मान क्या उनको जगा सकता है? कोई भी एंथम, कोई भी प्रेज क्या उनको उनकी कब्र से उठा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। परहैप्स इन दिस निग्लेक्टेड स्पॉट इज लेट, और शायद आज वो इस निग्लेक्टेड स्पॉट में, इस निग्लेक्टेड कब्र में अभी तक पड़े हुए हैं। Some heart once pregnant with celestial fire, hands that the rod of empire might have swayed, or waked to ecstasy the living liar. उसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो राजा रहे हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो गरीब रहे हो, जो पुअर रहे हो, लेकिन मरने के बाद तो सबका स्टेटस
सेम हो जाता है, फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं होता है। बट knowledge to their eyes, her ample pace, rich with the spoils of time, did never unroll chill penury, repressed their noble rays, and froze the genial current of the soul. Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bear, full many a flower is born to blush unseen, and waste its sweetness on the desert air. Some village hemmed that with dauntless breast the little tyrant of his fields withstood, some mute inglorious Milton here may rest, some Cromwell guiltless of his country's blood. राइट, अब बड़े बड़े लोगों का नाम गिनाता है और बताता है कि हो सकता है कि वो सब जो है यहाँ पर आए हो, यहाँ पर वो लेटे हुए हो, आज वो दिख नहीं रहे हैं, और दिख नहीं रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पर कभी थे ही नहीं। हर जो है 4 लाइंस के स्टैंजा में उस पूरी पोयम को जो है डिवाइड किया है। Dear Lord, some village Hampden that with dauntless breast the little tyrant of his fields withstood, some mute inglorious Milton here may rest। ये क्वेश्चन देखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए कि which of the following poets is mentioned in the elegy written in a country churchyard, किसका नाम, किस पोएट का नाम मेंशन किया है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में, थॉमस क्रे ने, और उसका जवाब क्या है, मिल्टन का नाम मेंशन किया है। राइट, बोलता है सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन। राइट, कोई म्यूट माने शांत, इनग्लोरियस का मतलब जिसको बहुत पॉपुलैरिटी ना मिली हो, जो बहुत ग्लोरी में ना रहा हो, मिल्टन रहा हो कोई। हियर मे रेस्ट, हो सकता है यहाँ रेस्ट करता हो, या ये भी हो सकता है कि कोई ओलिवर क्रॉमवेल यहाँ पर हो, गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। द अप्लॉज ऑफ लिस्टिंग सीनेट्स टू कमांड द थ्रेड्स ऑफ पेन एंड ruin to despise, to scatter plenty over smiling land and read their history in a nation's eyes। हो सकता है कि उसका इतिहास जो है पढ़ा ही जाता हो। Their lot forward nor circumscribed alone, their glowing virtues, their growing virtues, but their crimes confined, forward to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind. The struggling pangs of conscious truth to hide, to quench the blushes of ingenuous shame, or heap the shrine of luxury and pride with incense kindled at the mute's flame. Far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learned to stray along the cool sequestered vale of life. They kept the noiseless tenor of their way. Yet even these bones from insult to protect, some frail memorial still erected nigh, with uncouth rhymes and shapeless sculptures decked, implores the passing tribute of high. Their name, their years spelt by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around she strews, that reach the rustic moralist to die. For who to dumb forgetfulness a prey, this pleasing anxious being over resigned, left the warm precincts of the cheerful day, nor cast one longing, lingering look behind. On some found breast the parting soul relies, some pious drops the closing eyes requires. Even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wonted fires. For thee, who mindful of the unhonored dead, dost in these lines their artless tale relate, if chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate. Haply some hoary-headed swain may say, oft have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps
the dew is away to meet the sun upon the upland lawn. There at the foot of yonder nodding beech, that writheless its old fantastic roots to high his listless length at noontide would he stretch and pour upon the brook that babbles by. क्लियर। और लंबी सी पोएम है, कहां तक इस पोएम को जो है मैं पढ़ के सुनाऊं। आप सब लोग जो है इस पोएम को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। हो सकता है कि लाइंस एक दो आ जाएं आपके इसमें से। यद्यपि हमने लाइंस वो आपको बता दिया है कि कौन सी आनी है। लेट नॉट एम्बिशन मेक मॉक देयर यूजफुल टॉयल, एक ये लाइन है। और दूसरी लाइन है ऑल द पाथ्स ऑफ ग्लोरी बट लीड टू जो है ग्रेव, ये लाइन है। ये क्वेश्चन जो है, यही दो लाइन है जिन पर क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। तो एक बार आप भी पोएम पढ़िएगा। मैं आपको पोएम जो है पीडीएफ वर्जन में एक आध दिन में ही जो है मिल जाएगी। आपको जितनी भी पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड हैं आपके सिलेबस में, सब एक एक पोएम मिल जाएंगी और आप उन सब पोएम्स को जो है पढ़िएगा। लाइंस अगर आई तो, वैसे एलटी ग्रेड में बताऊं तो कभी लाइंस आती नहीं है। एलटी ग्रेड का पेपर तो बहुत सिंपल सा होता है। जैसे इसी पोएम से जो है क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, एक बात ये जान लो कि टॉमस ग्रे किस एज के हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। वो नियो क्लासिकल एज के हैं, नंबर 1। नंबर 2, एलिजी रिटन इन चर्च यार्ड कब लिखी गई थी, तो ये है 1750 में लिखी गई थी, 1751 में पब्लिश हुई थी। एक क्वेश्चन ये है कि टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड किस फॉर्म में लिखी है, तो ये 4 लाइन्स स्टैंजा फॉर्म है इसका। आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, 4 लाइन स्टैंजा फॉर्म है। अगला क्वेश्चन ये है कि किससे इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने इस एलिजी को लिखा है, तो उसके लिए हमने आपको नाम बताया कि रिचर्ड वेस्ट एक पोएट था जिसकी 1742 में डेथ हुई थी, एक उससे, और उसके खुद के आंट की डेथ हुई थी 1749 में। और उसी साल जो है उसके फ्रेंड होरेस वेलपोल पर हमला भी हुआ था, जानलेवा हमला, राइट। तो पूरी जिंदगी में ही उसके बहुत शौक, बहुत दुख था और उन्हीं सारे दुखों से प्रभावित होकर के उसने इस एलिजी को लिखा था। अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसके डेथ पर एलिजी लिखी गई है ये, तो एक सबसे बड़ा आंसर ये है कि दिस एलिजी इज नॉट ऑन द डेथ ऑफ एनी पर्टिकुलर बीइंग, इट इज अ पोएम, इट इज एन एलिजी ऑन द डेथ एज द होल, राइट। जो गांव के लोग हैं, जो रस्टिक पीपल हैं, जो जिनका कोई नहीं सुनने वाला है, जो किसी के पैट्रॉन नहीं है, राइट, आम जनता जो है जिसकी वहां पर कब्र खुदी हुई है, उन पर ये एलिजी फोकस्ड है, उन्हीं पर ये एलिजी लिखी गई है, राइट। यद्यपि एलिजी है ये, बट जो इसका फॉर्म है वो एलिजी का ना होकर के ओड का फॉर्म है। ओड क्या होता है? ओड एक ऐसी लिरिक पोएम होती है जो किस लिए लिखी जाती है? इन ऑर्डर टू यूलोजाइज समवन, किसी की यूलोजाइज करने के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए उसको बेसिकली जो है लिखते हैं, एड्रेस करते हैं जो है नॉन लिविंग थिंग्स को, लिविंग को भी। और एलिजी जो है ये किसी पर्सन की डेथ पर होती है, तो पर्सन नहीं, पूरे ह्यूमैनिटी के ही डेथ पर है, पूरी मोर्टालिटी पर ही ये पूरी पोएम है। इतने क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और इसके बाहर आपसे इस पोएम में से कुछ आएगा नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने बता दी हैं और अगर आपको टाइम मिलता है ना तो एक बार पोएम ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उससे जो कुछ और भी डाउट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वैसे अगर आपने यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा तो 12th में शायद ये एलिजी है भी, राइट। 12th की 10th में है एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, दो पूरी पोएम नहीं है बट कुछ लाइंस है वहां पर और वही इंपॉर्टेंट लाइंस है, वही से क्वेश्चन वहां पर भी बनता है। आपने वहां उसको माइट भी पॉसिबल कि आपने जो है पढ़ रखा हो। और ये सीबीएसई बोर्ड के भी सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, अगर आप सीबीएसई वाले हैं तो भी आपको वहां से मिल जाएगा, आपने वहां भी इसको पढ़ रखा है। आज मैंने आपको इसको दोबारा पढ़ा दिया, जो इनके मेन मोटोज थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी उनको बता दिया है। दोबारा से मैं उन 2 लाइंस को बताता हूं जिनकी आने की संभावना होती है और आप चाहे तो उन 2 लाइंस को नोट कर सकते हैं। पहली लाइन तो यह है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल,
मैं लिख देता हूँ लाइंस को यहाँ पर। ये लाइन कभी कभी फिगर ऑफ स्पीच में भी आ जाती है, और ये पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर एम्बिशन को एज अ ह्यूमन बीइंग इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। ये पर्सोनिफिकेशन है, एक ये लाइन है। और दूसरी लाइन है द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, एक ये लाइन है। अगर हम इसके राइम स्कीम की बात करें तो एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड की जो राइम स्कीम है वो ए बी है। ये क्वाट्रेन है, आयम्बिक पेंटामीटर की लाइंस यहाँ पर यूज की गई हैं, राइट। बस इस पोएम से सिर्फ इतना ही आपको करना था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर showing your faith in us. Keep on watching the videos. In the next class, I will meet with another poem, the next poem that is in your syllabus, and you have the syllabus, और आप उस syllabus से उस poem को करिएगा। मैं बता भी देता हूँ कि कौन सी poem है जो syllabus में आपके next है। एक सेकेंड में बताता हूँ। After this poem जो है, अगली पोएम है वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी, राइट। विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी है। टिंटन एबी भी एक लॉन्ग पोएम है, और आपको सलाह यही है कि जब भी नेक्स्ट क्लास आप अटेंड करें तो उस पोएम को हाथ में लेकर के रहिएगा, ताकि चीज़ों को मैं बताता चलूं और आप नोट करते चलें। थैंक यू सो मच, गुड लक।